लर्न करना। तो लर्निंग लैंग्वेज जब हम बच्चे होते घर, जब बच्चा घर में होता है ना, छोटा बच्चा जन्म के साथ सीखने लगता है, तो वो होता है लर्निंग लैंग्वेज कि किस तरह से बोलना है। घर की बोली सीख जाता है, रीजनल लैंग्वेज सीख जाता है, हिंदी बोलना सीख जाता है। तो ये कैसे सीखता है? घर के लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, सोसाइटी, अगल बगल, पड़ोस, फिर स्कूल जाता है, फिर इस तरह से वो लर्निंग लैंग्वेज हुआ। और लर्निंग थ्रू लैंग्वेज, इसमें क्या हुआ कि जब आप सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो आप लैंग्वेज का यूज करते हैं। कोई भी चीज को पढ़ते हैं, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, मैथ्स के स्टूडेंट हो, जो भी है, तो आप क्या करते हो? लैंग्वेज के थ्रू उसको लर्न करते हो। सपोज you are हिंदी मीडियम स्टूडेंट, ओके, एंड यू आर गेटिंग द बुक्स इन इंग्लिश मीडियम। बढ़िया किताबें तो इंग्लिश मीडियम में आती हैं, तो आप उसके थ्रू पढ़ते हो। तो कैसे पढ़ते हो? हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, लेकिन इंग्लिश मीडियम की किताब को पढ़ते हो, उसको कोशिश करते हो, किसी की मदद लेते हो। तो आप क्या करते हैं? लर्निंग थ्रू लैंग्वेज। यहाँ पर लैंग्वेज आ गया, कौन सा लैंग्वेज आ गया? इंग्लिश। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को इंग्लिश, या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को हिंदी में अगर पढ़ने के लिए कहा जाए, तो वो, या स्पेनिश या फ्रेंच, कोई भी भाषा जब आप सीखते हैं, जब भाषा को, तो उस भाषा की किताबें, इंडिया में भी 14-18 लैंग्वेज हैं। अब गुजराती की कोई कहानियां गुजरात की पढ़ना चाहते हैं और गुजराती मीडियम में है, तो अगर आपको गुजराती आती है तो आप गुजराती में पढ़कर समझ सकते हैं। तो ये क्या हुआ? लर्निंग थ्रू लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज यहाँ हुआ? गुजराती। तो इस तरह से ये दो चीज का अंतर सबसे पहले समझना है। इसमें पहले क्या होता है? कंफ्यूजन होता है कि है क्या, दोनों चीज तो एक ही लग रहा है, लर्निंग लैंग्वेज एंड लर्निंग थ्रू लैंग्वेज। नहीं, ये डिफरेंस है। लर्निंग लैंग्वेज बच्चे के साथ शुरू होता है। कैसे आप लैंग्वेज सीखते, कैसे बोलना सीखते हैं। एक एक वर्ड बोलता है बच्चा, फिर शब्द बोलता है, फिर शब्दों को जोड़ता है। तो ये हुआ लर्निंग लैंग्वेज। और लर्निंग थ्रू लैंग्वेज हुआ कि हम दूसरी भाषा की किताबों को पढ़ते हैं, दूसरी चीज, भाषा की चीज को पढ़कर समझते हैं, मीडिया की चीजें समझते हैं, प्रेस, मीडिया, जितनी तरह की चीजें हैं, हम दूसरे के कहा हुआ को, दूसरे के कोटेशन को समझते हैं। तो ये दैट इज लर्निंग थ्रू लैंग्वेज। सो लेट अस स्टार्ट। फिर लैंग्वेज इज ए शेयर्ड सेट ऑफ वर्बल कोड्स लाइक हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश। तो लैंग्वेज क्या है? ये वर्बल कोड है, बोलने का सिंबल से, या फिर हम लोग, क्या नहीं आ रही है? आवाज क्लियर नहीं आ रही है। और फैन ऑफ करती हूँ, फिर क्या करूँ? वो फैन की वजह से नहीं, गर्मी से तो बुरा हाल है। एसी भी उतना ही आवाज करता है, ऊपर भी कोई ठोक रहा है। ठीक है, अब आवाज आ रही है? अब क्लियर हुआ? यस मैम। बस मैम ट्रबल में रहे तो सब खुश। चलो कोई नहीं। तो लैंग्वेज क्या है? ये शेयर सेट ऑफ वर्बल कोड्स है। मतलब अलग अलग भाषा को जब हम सीखते हैं तो उनके कोड, सिंबल्स, उनके लेटर्स, अल्फाबेट सब अलग अलग होता है। तो उसको हम सीखते कैसे? वो शेयर होता है। जब भी हम कोई लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसके कोड्स को हम शेयर करते हैं। जैसे आप इंग्लिश सीखे तो अल्फाबेट 26 अल्फाबेट सीखा। आप उर्दू सीखने जाते हैं तो उर्दू का सब अल्फाबेट उल्टा चलता है, तो वो आपने सीखा। तो ये चीज है कि लैंग्वेज इज ए शेयर्ड सेट ऑफ वर्बल कोड्स लाइक हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, व्हाटएवर जो सब्जेक्ट। कोई भी वर्बल कोड को हम सुनकर जब सीखते हैं, तो कोई भी भाषा हो उसको हम शेयर सेट, शेयर मतलब शेयर होता है, लैंग्वेज शेयर होके सीखना। ठीक है, तो लर्निंग लैंग्वेज, पहले हम लोग इसको देख रहे हैं। लर्निंग लैंग्वेज क्या है? ए शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी बाय चाइल्ड इज, ये क्या है? लैंग्वेज एक शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब बच्चा जो सीखता है वो अपने आप नहीं सीखता है। खटखट ऊपर हो रहा है, उसको हम नहीं चेक कर सकते, तो बेयर विथ मी। तो ये जो है ना लैंग्वेज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है? लैंग्वेज सीखना या सिखाना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड है, मतलब बंटी हुई है। केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, बच्चे की ही जिम्मेदारी नहीं है कि वो लैंग्वेज सीख ले अपने आप। इसमें किसका किसका रोल होता है? बच्चे का तो होता ही है, पेरेंट्स का, टीचर्स का, और कम्युनिटी का भी रोल होता है।
ठीक है। जिस समुदाय में हम रहते हैं उस समुदाय का भी रोल होता है भाषा सीखने में, क्योंकि बच्चा जब सीखता है ना, घर में बोलना सीखता है, तो पहले बच्चा बहुत सारी चीजें, बड़ों को आदर देना नहीं सीखता, बहुत सारे मैनर्स की चीजें, सिंबल्स जिस तरह के होते हैं वो सब वो यूज नहीं कर पाता है, तो उसको सिखाता है लोग। कौन सिखाता है? पेरेंट्स सिखाते हैं। जब स्कूल जाता है तो टीचर्स सिखाते हैं, गुड मॉर्निंग, विश करना, खड़े होने के बाद फिर प्लीज, थैंक यू, ये सारे वर्ड सिखाते हैं, और इसके बाद वो और वर्ड सीखता चला जाता है। फिर कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी में रहता है वहां भी उसे लैंग्वेज सिखाया जाता है कि किससे किस तरह से बातें करनी है और किस तरह से एक्सप्रेस करना है अपने आप को। ठीक है, तो पहला तो हो गया कि ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसका है? बच्चे का, समाज का, टीचर का और पेरेंट्स का। दूसरा क्या है कि अपॉर्चुनिटी टू लर्न लैंग्वेज। मैंने लैंग्वेज हर जगह LANG लिखा है क्योंकि बहुत जगह ले रहा था। अकर्स फर्स्ट एट होम, ये तो हम सब जानते हैं कि पहले लैंग्वेज की लर्निंग शुरू होती है घर से, फिर जब उसके बाद घर से वो निकलते हैं बाहर पड़ोस में जाकर सीखते हैं। फिर वो कहाँ सीखते हैं? लार्जर कम्युनिटी में। पड़ोस से निकलते फिर मोहल्ले में जाते हैं, मोहल्ले से फिर स्कूल जाते हैं, स्कूल में से फिर सोसाइटी में मूव करते हैं। तो इस तरह से उनका दायरा बड़ा होता जाता है और उनके लैंग्वेज का विकास होता चला जाता है। The school provides environment to develop language, knowledge, skills to achieve their goals. स्कूल में जो लैंग्वेज सिखाया जाता है उसमें सारा चीज सिस्टमैटिक सिखाया जाता है। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो भी हमने सीखा था, सिंटैक्स और फोनोलॉजी, ये सिखाया जाता है, किसका उच्चारण कैसे किया जाएगा, प्रोनाउंसिएशन सिखाया जाता है, स्पेलिंग सिखाया जाता है। तो स्कूल में नॉलेज दिया जाता है लैंग्वेज का, फिर स्किल्स सिखाया जाता है कि किस तरह से किसी चीज को लिखना है, प्रेजेंट करना है, सो दैट कि स्टूडेंट्स कैन अचीव देयर गोल्स। बगल में है ना, रिक्वेस्ट किया जाए। तीसरा पॉइंट है लैंग्वेज डेवलपमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स। ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको लैंग्वेज सिखाना एक तो बहुत डिफिकल्ट काम भी होता है, और लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स को ही जाती है, क्योंकि ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को सही सही लैंग्वेज बोलना, लिखना, पढ़ना सब सिखाए। इसीलिए आप देखते होंगे कि स्कूल में कितने तरह के करिकुलम में चीजें डाली होती है, रीडिंग, राइटिंग, डिक्टेशन, मेक सेंटेंसेस, मतलब जितने तरह के प्रोविजन है छोटे बच्चों के लिए, वो सारा है कि ताकि उनका लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो सके। तो ये सारी चीज क्या हो रहा है, हम लोग लैंग्वेज लर्निंग के तहत देख रहे हैं, यहाँ लैंग्वेज सीख रहा है। तो लैंग्वेज क्या है? एक जेनरिक एंड कम्युनिकेटिव फेनोमेना है, मतलब बातचीत करके आपस में ये कम्युनिकेट करने का जरिया है। अब MAK हॉलीडे का नाम आपने पहले भी सुना, लैंग्वेज में उनका नाम है। तो हैलिडे ने क्या किया, बताया है कि रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड एजुकेशन 3 तरह का है। शिक्षा और भाषा का संबंध उन्होंने 3 तरह के कैटेगरी में बताया है। ठीक है, पहला है लर्निंग लैंग्वेज, दूसरा लर्निंग थ्रू लैंग्वेज, और तीसरा लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। आप लोग को ये 2 चीजें पढ़नी है, लर्निंग लैंग्वेज एंड लर्निंग थ्रू लैंग्वेज। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज जो है ना, वो जो इंग्लिश, हिंदी, जो भाषा पढ़ते हैं, जो लिटरेचर पढ़ते हैं, जो लैंग्वेज पढ़ते हैं, उनके लिए ये है कि किस भाषा का विकास कहाँ से हुआ, कैसे कैसे भाषा के शब्द बने, ये सारी चीजें लैंग्वेज के बारे में जब पढ़ना होता है। तो ये हमारा सिलेबस में नहीं, हमारे सिलेबस से बाहर है। हम लोग को केवल लैंग्वेज को कैसे सीखना है और लैंग्वेज के द्वारा कैसे सीखना है, ये चीजें सीखनी है। तो शुरू के साल में बच्चे क्या करते हैं, दोनों तरह की लैंग्वेज सीखते हैं, बोलना और लिखना। ठीक है, पहले तो बोलते हैं, 2-2.5 साल तक बोलते हैं, 3 साल तक बोलते हैं, उसके बाद उनको धीरे धीरे लैंग्वेज नहीं, वर्ड्स, लेटर्स लिखने के लिए सिखाया जाता है। और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनका मतलब लेवल बढ़ता जाता है। तो बच्चे जो हैं सो कैसा स्किल डेवलप करते हैं, जब बड़े होते हैं तो धीरे धीरे वो ग्रामर का, कॉम्प्लेक्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, अब वो स्ट्रक्चर्स शब्दों का सीखते हैं, ग्रामर का। जैसे क्या है कि ही वॉक्स, वो जान रहे हैं कि वो चलता है, अब उसके बाद धीरे धीरे उसमें एडजेक्टिव लगाना सिखाया जाएगा, ही वॉक्स स्लोली।
ठीक है, तो ही नोज द वर्ड स्लो बट ही हैज टू यूज द एडजेक्टिव, सो इट विल बी स्लोली। तो ये स्लोली लगाना, ये सारा चीज धीरे धीरे करके सीखता है। पहले तो वर्ड सीखता है, फिर उस वर्ड का प्रयोग सीखता है, फिर वर्ड का एडजेक्टिव बनाकर लिखना सिखाया जाता है। तो ये सारा चीज जो है ना धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता जाता है। लैंग्वेज क्या है कि लैंग्वेज को जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरू से आपको जब आगे बढ़ने, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ये कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। अभी आपको कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए आता है। कॉम्प्रिहेंशन देखने में तो लगता है कि बड़ा सीधा है, लेकिन वो बहुत जटिल होता है। उसका स्किल डेवलप करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए लैंग्वेज की टीचर की जरूरत होती है। वो टीचर आपको प्रैक्टिस करा के ट्रिक करा। और कॉम्प्रिहेंशन, उसके अलावा प्रेसी राइटिंग जो आपको संक्षिप्त में लिखना है, तो वो भी बहुत डिफिकल्ट है। किसी भी बड़े आर्टिकल का प्रेसी राइटिंग छोटा करके लिखना, उसका जिस्ट लिखना, तो ये मतलब उसका जिस्ट को समझना और लिखना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है। जैसे जैसे लैंग्वेज में हम आगे बढ़ते हैं इसकी जटिलता या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। हमें बहुत सारा वोकेबुलरी याद करना पड़ता है, वोकेबुलरी, वर्ड पावर, उसके बाद रूल्स, सारे वोकेबुलरी और स्ट्रक्चर का, लैंग्वेज का जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है उसको जानना ही काफी नहीं है। जानने के बाद उसका सही प्रयोग करना, उसको सही जगह पर यूज करना। तो इसको कहाँ हम लोग सीखते हैं? वेरियस सोशल। अब लैंग्वेज हमने सीख लिया, बहुत सारा चीज, उसका ग्रामर सीख लिया, लेकिन अब बहुत सारा सोशल सिचुएशंस है, ठीक है। कहीं पे आपको स्पीच देना है, कहीं पर आपको पेपर प्रेजेंट करना है, स्पीच देना, पेपर प्रेजेंट करना है। जो सेमिनार होता है, सेमिनार में आप पेपर प्रेजेंट करने जा रहे हैं। अभी आपका एक्सपोजिटरी राइटिंग है जिसमें आपको लिखकर प्रेजेंट करना है। तो कितनी दिक्कत हो रही है, इतने बड़े हो गए हो, एमए पास कर गए हो, फिर भी दिक्कत हो रही है ना। एक्सपोजिटरी राइटिंग में कठिनाई हो रही है, प्रेजेंटेशन में। क्यों? हमने तो समझाया, वो अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो बताया गया उसको अप्लाई करने में दिक्कत हो रही है। थर्ड पर्सन, मैंने बताया कि थर्ड पर्सन में अप्लाई करना है, तो थर्ड पर्सन में अप्लाई करने में बहुतों को दिक्कत हो रही है। सब आई यू करके कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, पॉइंट वाइज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? ऑल दीज आर कॉम्प्लेक्सिटीज। एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, ओके। इट इज नॉट learning through language, it is language learning to write your opinions on any topic that should be crisp, informative, इस तरह का ना बनाना है। तो वो कितने लोग बना पा रहे हैं? दिक्कत हो रही है ना। तो पढ़ाई कर लेना और बड़े हो जाना और डिग्री हासिल कर लेने से ही आपको लैंग्वेज आ जाता है या एक्सप्रेस कर पाते हो, ये बात नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इट डेवलप्स स्किल्स। सो आप देखेंगे बहुत आप लोग में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स साइंस बैकग्राउंड के हैं। तो साइंस बैकग्राउंड के होने से आपका ये एक्सक्यूज नहीं हो जाता, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ टीचर। तो टीचर को ये नहीं कह सकते आप कि मैं साइंस बैकग्राउंड की हूँ इसलिए मेरा लैंग्वेज स्ट्रांग नहीं है, वीक है, मेरे से गलतियां हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स होता है। नो, इट इज नॉट अलाउड, यू आर नॉट अलाउड टू डू सो। क्यों? आप टीचर हैं। आप टीचर बनकर जब स्कूल में जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको केवल हमेशा फिजिक्स ही पढ़ाने के लिए कहा जाएगा। हो सकता है आपको सब्स्टिट्यूशन का कोई क्लास मिल जाए, तो वहां पर भी आप जाएंगे। बोर्ड वर्क आपको करना है, तो बोर्ड वर्क में मिस्टेक्स होगा तो आपके बच्चे ही टोक देंगे, तो अच्छा तो नहीं लगेगा। तो यू शुड बी परफेक्ट इन लैंग्वेज वॉट एवर यू राइट। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत जटिल लिखो, बहुत भारी लाइन लिखो, एकदम सिंपल लाइन लिखो, सिंपल वर्ड्स यूज करो, बट करेक्ट, इट शुड बी करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट, स्पेलिंग करेक्ट, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट, एवरीथिंग शुड बी करेक्ट, सो दैट कि बच्चे आपको फॉलो करते हैं। ठीक है, आपको बताया था शायद मैंने कि मैं एक स्कूल में थी, तो वहाँ हिंदी का डिक्टेशन दिया जाता था। ठीक है, मैं हिंदी की टीचर नहीं थी, तो हिंदी का डिक्टेशन जब दिया जाता था तो बच्चे बहुत गलतियां करते थे। तो फिर उन्होंने एक दिन मैंने डिक्टेशन दिया, वही सब्स्टिट्यूशन क्लास में, तो उनका सब सही हुआ, बहुतों का सही हुआ, सबका नहीं। तो क्या हुआ, वो जो टीचर थे ना हिंदी के, उनका प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम था। वो बोलते थे औद्योगिक होता है, वो बोलते थे औद्योगिक, अब बच्चे औद्योगिक लिखते थे। तो आप क्या बोल रहे हैं? आप जब डिक्टेशन दे रहे हैं तो आपका उच्चारण जो होगा वही ना बच्चे लिखेंगे।
और जब आप चेक करोगे तो आप सही ढंग से चेक करोगे, और बोलते में गलत बोलोगे तो कैसे होगा? दोनों में तालमेल होना चाहिए ना। षड्यंत्र, षड्यंत्र को क्या लिखे? बोले टीचर खड़यंत्र, लिख दिया खड़यंत्र। तो ये सारी चीजें, स का उच्चारण, श का उच्चारण, ये सारी चीजें टीचर से अपेक्षित है कि इट शुड बी करेक्ट, ओके, इन इंग्लिश ऑल्सो। कोई भी लैंग्वेज में उच्चारण सही है वो तो यही है लर्निंग लैंग्वेज, जो आपको बचपन से जब सीखते हैं तो आपको बहुत बड़े होने पर बहुत दिक्कत नहीं होती। बहुत से स्कूल में 50 बार लिखवाते हैं गलत वर्ड को, क्यों लिखवाते हैं? बाद में आप एक गलती नहीं कर सकते। जब आप बड़े होंगे ना, हम लोग ऐसे ही स्कूल से पढ़े हैं, एक गलती होती थी तो 50 बार लिखते थे। तो आज ये है कि गलती नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं होती, लेकिन अगर होती भी है तो कम होती है, ठीक है। तो ये चीज आपकी ट्रेनिंग होती है बचपन से, इसीलिए लैंग्वेज लर्निंग में इसको बहुत ध्यान दिया जाता है। आप देखिए जितने भी बच्चे होते हैं मुस्लिम फैमिलीज के, सी देयर प्रोनाउंसिएशन, कितना अच्छा उच्चारण करते हैं वो। कैसे घर में टोका जाता है बचपन से, हर शब्द को बोलने के समय उनको सिखाया जाता है, क और क, ग और ग, इस तरह का, फ और फ, इस तरह का जो उच्चारण होता है तो वो उनको सिखाया जाता है। तो वो बहुत बच्चे बचपन से ही इतने जहीन हो जाते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। तो ये सारी चीजें लर्निंग लैंग्वेज के तहत आती हैं, ठीक है। फिर क्या है? एजुकेशनल प्रोग्राम एंड करिकुलम एम्फेसाइजेस लैंग्वेज लर्निंग थ्रू डायरेक्शंस टू नरेटिव्स। अब क्या है कि आपको लैंग्वेज लर्निंग के लिए क्या होगा? नरेटिव्स आप सीख रहे हैं ना, नरेटिव्स में क्या होता है? नरेट करना किसी चीज को, तो बच्चों को नरेटिव्स दिया जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो उससे क्या होता है कि नरेटिव्स, जब वो किसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं, नरेट करते हैं किसी चीज को अपने शब्दों में, तो जनरली जब वो एक्सप्रेस करते हैं तो वो क्या करते हैं? अपने एनवायरमेंट की चीजें ही बताते हैं, ठीक है। किसी भी बच्चे को, एक स्कूल था यहाँ है अभी भी, कमल के टेसेरिया, तो वहाँ बच्चों को बड़ा अच्छा क्रिएटिव राइटिंग के लिए दिया जाता था कि हर क्लास में हर दिन एक क्लास मिलता था, कोई सामान टेबल पर रख दिया जाता था और बच्चों को कहा जाता था कि इसके बारे में लिखो। किसी दिन चश्मा रख दिया, किसी दिन फलों की टोकरी रख दी, किसी दिन हरी सब्जियां रख दी गई। तो अब इस थीम ये है, अब इस पे आप लिखो। तो इसमें लिखने में क्या होता था? सारे बच्चे लिखते थे, 5 ही सेंटेंस लिखना है, 3 ही सेंटेंस लिखना है, बट इट रिफ्लेक्ट देयर लर्निंग एंड देयर होम एनवायरमेंट एंड द कम्युनिटी फ्रॉम विच दे कम। तो ये सारी चीजें उनके ये से उजागर होती। किसी बच्चे ने लिखा दादाजी का चश्मा टूट गया, कोई बनवा नहीं रहा, तो ये क्या हुआ? उनके घर से आया ना ये चीज कि दादाजी का उसका चश्मा टूट गया होगा, सब लोग आनाकानी कर रहे होंगे बनाने में। तो ये मतलब इस तरह की चीजें आपके पास उठ कर आती हैं, तो समझिए कि ये आपके घर का, आपके कम्युनिटी को भी एक्सप्रेस करती है। तो ये बच्चों के करिकुलम में ये चीजें डाली जा रही हैं, ठीक है, सिलेबस में। तो ताकि बच्चे कुछ भी नरेट करें, तो नरेट करने से एक तो उनका बैकग्राउंड, एक तो उनका एक्सप्रेशन पावर, एक उनकी लर्निंग की, लैंग्वेज की लर्निंग किस हद तक वो, ये सारी चीजें पता चलती है। और फिर टीचर का रोल यहाँ पर हो जाता है कि बच्चों को आगे बढ़ाए। तो रिटन लैंग्वेज जो भी होता है, बच्चे को क्या प्रोवाइड किया जाता है कि उनको सिंबल और ग्राफोफोनेमिक रिलेशनशिप बनाना। ग्राफोफोनेमिक, ग्राफो ये वर्ड आ सकता है ऑब्जेक्टिव कि व्हाट इज ग्राफोफोनेमिक सिंबल्स, ठीक है। तो ग्राफोफोनेमिक रिलेशनशिप, नॉट सिंबल्स, रिलेशनशिप क्या होता है? ये होता है कि जब आप किसी लेटर को बोलते हो, वही स श ये सारा, तो ये है ग्राफोफोनेमिक रिलेशनशिप। मतलब लेटर एंड साउंड दोनों का रिलेशनशिप, किस तरह से कोई लेटर को हम प्रोनाउंस करते हैं, उसका साउंड कैसा निकलता है। बहुत सारा, जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारा शब्दों को हम नाक से उच्चारण करते हैं, किसी को तालु से, किसी को दांत से, दंत से, दांत से बोला जाता है। तो ये सारी चीजों को हम कहते हैं ग्राफोफोनेमिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये क्या है? और फिर वोकेबलरी, वोकेबलरी को हम जब लैंग्वेज
बच्चों को दिया जाता है लिखने के लिए और सीखने के लिए। तो एक तो उनका लेटर का उच्चारण, फिर वोकेबलरी, वर्ड पावर, कॉम्प्रीहेंशन, मतलब कोई पैसेज दे दिया गया उसमें से हिडन क्वेश्चंस दिया गया उसमें से आंसर ढूंढ के निकालना, एक्यूरेट एंड स्पेसिफिक आंसर निकालना, रीडिंग स्टोरीज फॉर यंग चिल्ड्रन, ये सारी चीजें करिकुलम में डाली गई हैं ताकि लैंग्वेज की लर्निंग हो सके। अब लर्निंग लैंग्वेज बच्चों को क्या करता है, उनको समझने में और एप्रिसिएट करने में, लैंग्वेज को समझने और एप्रिसिएट करने में मदद करता है और लैंग्वेज को पूरी तरह से, पूरी क्षमता से यूज करने में मदद करता है। बच्चे क्या हो जाते हैं जब लैंग्वेज सीखते हैं तो कॉन्फिडेंट और कॉम्पिटेंट हो जाते हैं और 6 तरह का लैंग्वेज आर्ट वो यूज कर सकते हैं। 6 तरह का लैंग्वेज आर्ट, मैंने केवल नाम लिखा है, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, आप लोग नोट कर लो अगर पेन पेपर लेके बैठे हो तो, क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी लिखने की। तो 6 लैंग्वेज आर्ट क्या क्या है, पहला लिसनिंग, दूसरा स्पीकिंग, तीसरा रीडिंग, चौथा राइटिंग, पांचवा व्यूइंग एंड छठा रिप्रेजेंटिंग। तो अब हम इसको एक एक करके एक्सप्लेन कर देते हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये दोनों को एक साथ लेकर बता रहे हैं। लिसनिंग और स्पीकिंग में क्या होता है कि लोग अपने, पहले तो सुनते हैं दूसरों की बात और सुनते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सुनने से भी आइडिया डेवलप होता है, किसी चीज के बारे में वो विचार प्रकट कर पाते हैं, उनको आइडिया होता है, वो दूसरे के विचार को सुनकर अपने विचार को भी डेवलप करते हैं। फिर मान लीजिए आप किसी के विचार से प्रभावित होते हैं या सुनते हैं तो आपका अपना विचार भी डेवलप होता है। तो लिसनिंग से ये हुआ। और लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो फीलिंग, एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन, और क्या होता है कि जब वो आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं बोलने के द्वारा, लिसनिंग हुआ ये, और स्पीकिंग, तो जब आप एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो अपने आइडियाज को देते हैं और दूसरे के आइडियाज को लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स को, आपके नए कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, नए प्रत्यय बनते हैं। फिर आप जब ओरल लैंग्वेज, जब आप बोलते हैं, बोलकर जब मौखिक आप कोई चीज बोलते हैं तो क्या करते हैं, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, किसी चीज को बोलकर किसी चीज का कोई प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। फिर जब आप बोलते हैं तो आपकी बोली में फ्लुएंसी आती है, लैंग्वेज की फ्लुएंसी, आप धारा प्रवाह बोल पाते हैं, अटक अटक कर नहीं बोलते, धारा प्रवाह बोल पाते हैं और आप में कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। तो ये 6 आर्ट में ये 2 आर्ट क्या हेल्प करता है आपको कि एक तो अपना आइडिया डेवलप करना, फिर धारा प्रवाह बोलना, दूसरे की बातों को सुनना, समझना और उसको मतलब उससे फायदा उठाना। फिर है रीडिंग एंड राइटिंग, 2 चीज को हम फिर एक साथ लेकर बोल रहे हैं। तो ये क्या है, रीडिंग और राइटिंग दोनों जो है ना, ये बहुत पावरफुल माना जाता है। आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, बातचीत करते हो, तो आप किसी की विचारों को पढ़ते हो या फिर अपने विचारों को लिखते हो, तो ये बहुत ही पावरफुल मीडियम है एक दूसरे से अपने आइडियाज को देने के लिए और नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ हम लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपने आइडियाज को देने के लिए। तो रीडिंग क्या करता है, रीडिंग से हम किसी के आइडियाज को एक्सेस करते हैं। जब हम बुक्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, जर्नल्स पढ़ते हैं, व्हाटएवर, हम जब भी जो कुछ पढ़ते हैं तो हमें दूसरे के आइडियाज पता चलते हैं, हम एक्सेस करते हैं, वो आइडियाज तक पहुंचते हैं, ठीक है, दूसरे के विचार को जानते हैं, फिर दूसरे के अनुभव से हम लाभ उठाते हैं। और राइटिंग क्या करता है, राइटिंग हमें मदद करता है एक्सप्लोर करने में और अपने थॉट को, राइटिंग के द्वारा हम कोई भी नई चीज को एक्सप्रेस जब करते हैं तो हम अपने आइडियाज को एक शेप देते हैं, एक आकार देते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो एक हम सही ढंग से अपने विचार को क्लियर कट लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपने थॉट को हम वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं और क्लैरिफाई भी कर सकते हैं। हम जो कहना चाहते हैं वो हम लिखकर क्लियर कर सकते हैं। बहुत लोग बोलने में सक्षम नहीं होते हैं, ठीक है,
मतलब बोलने में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो उतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, अभिव्यक्त नहीं कर पाते। वैसे व्यक्ति लिखकर अपनी बातें बड़ी आसानी से एक्सप्रेस कर देते हैं, अपनी बातें जहां पहुंचाना हो वहां तक पहुंचा देते हैं। तो ये लर्निंग लैंग्वेज से ही संभव है। फिर क्या है, व्यूइंग एंड रिप्रेजेंटिंग। ठीक है, व्यूइंग एंड रिप्रेजेंटिंग में क्या है कि ये आप किसी के आइडियाज को व्यू करते, किसी के विचारों के, किसी के व्यूज को जानते हैं। उससे आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है सो व्यू है कि किसी का व्यू को आपने देखा, फिर रिप्रेजेंट करना, किसी की अपनी बात या अपने कॉलेज की बात, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करना। डिबेट वगैरह में जब आप जाते हैं तो रिप्रेजेंट करना, या किसी ओपिनियन को, किसी चीज के फॉर या अगेंस्ट बोलना, ये सारी चीजें संभव होती है लैंग्वेज को लर्न करने से। तो क्या होता है कि आप जब किसी चीज को व्यू करते हैं, ठीक है, किसी चीज के बारे में आइडियाज, अभी जैसे कोरोना को लेकर या अभी जो देश की स्थिति है, एकदम सीधा सीधा ग्रुप अलग अलग दिखता है, अपने अपने व्यूज सब दिए जा रहे हैं, सब एक दूसरे के खिलाफ बोले जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप कंफ्यूज होती, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ले लीजिए, व्हाट्सएप के मैसेजेस ले लीजिए, तो आपका थॉट जो है, आप जो देख रहे हैं, तो उस व्यूज से आप कितना प्रभावित हो रहे हैं और कितना किस खेमे को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ये सारी चीजें कैसे करिएगा आप, तो लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, खेमा का मतलब किस ग्रुप को आप सपोर्ट कर रहे हैं। खेमा का मतलब ये हुआ कि हर चीज का दो ग्रुप बन जा रहा है, एक फॉर एक अगेंस्ट। तो हर और दोनों ग्रुप में लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप में ही सारे लोग होते हैं। तो ये सारे जो होते हैं ये लोगों के व्यूज होते हैं, कोई सपोर्टर होता है, कोई अपोज करता है, तो और कोई फिर व्यूज को रिप्रेजेंट करना, ये सारे लैंग्वेज के थ्रू होता है। तो ये सारा जो है ना, ये स्टूडेंट्स को क्या करता है, इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी। अभी का सोसाइटी क्या है, टेक्नोलॉजी है बहुत ज्यादा, हर जगह सोशल मीडिया है, तो प्रेस है, तो टीवी है, चैनल्स इतने सारे हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि बच्चे को जब हम लैंग्वेज से लेस कर देते हैं, बच्चों को लैंग्वेज आती है, जब वो प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, उनके पास शब्द होते हैं, उनके पास भाषा होती है, तब वो क्या करते हैं कि वो आज का जो टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी है, जहां पर केवल शब्दों का वार चल रहा है, उसने ये कहा, उसने ये उसका विरोध किया, इस तरह की चीजें जो हो रही है व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया, फेसबुक, जहां भी आप देखो, तो यहाँ पर बच्चे अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सूचना दे सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, और एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी वो अपने लैंग्वेज के थ्रू वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो प्रिंट मीडिया का भी सहारा ले सकते हैं। प्रिंट मीडिया में क्या है कि वो लिख के देंगे तो उनके व्यूज छपेंगे, लोग तक पहुंचेंगे। ठीक है, फिर और किस तरह से हो सकता है, टेक्स्ट क्या होता है, मैसेज आप टेक्स्ट करते हो ना किसी को, जो लिखते हो मैसेज, SMS वगैरह, तो ये सारा लॉन्ग फॉर्म्स दैट कैन बी डिस्कस्ड, स्टडीड एंड एनालाइज्ड। टेक्स्ट में लॉन्ग शॉर्ट सब होता है, SMS भी टेक्स्ट है। ठीक है, तो जितना भी लैंग्वेज का फॉर्म है, टेक्स्ट जो किया जाता है, तो उसमें क्या क्या होता है, एक प्रिंट टेक्स्ट होता है, प्रिंट टेक्स्ट में पेपर, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल सारे आ गए। ओरल टेक्स्ट क्या है, जहां आप बोलकर अपनी बात को रखते हैं, वहां भी लैंग्वेज तो सब जगह है। और तीसरा है विजुअल टेक्स्ट। विजुअल टेक्स्ट में क्या है कि जैसे सोशल मीडिया पर जो आपका टेक्स्ट आ रहा है या फिर टीवी पर जो आ रहा है, ये सारी चीजें, तो टेक्स्ट इस तरह के हैं जिसमें कि लैंग्वेज का यूज होता है, सारे तरह का लैंग्वेज फॉर्म्स का यूज करके ये टेक्स्ट, प्रिंट टेक्स्ट, ओरल टेक्स्ट और विजुअल टेक्स्ट आते हैं। फिर रीडिंग क्या है, रीडिंग हम एक चीज फिर से देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट को आप रीड कर रहे हैं। ठीक है, टेक्स्ट मतलब मैसेजेस जो भी आ रहा है या जो भी व्यूज आ रहा है टेक्स्ट, तो उसको आप पढ़ रहे हैं, पढ़कर आप उसका मीनिंग निकाल रहे हैं और अपने ओपिनियन को फॉर्म कर रहे हैं। और ओपिनियन को आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, ओरल लैंग्वेज में इज द फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी। सबसे पहले जब हम बोल के कोई चीज को एक्सप्रेस करते हैं तो ओरल लैंग्वेज हुआ, जैसे अभी हम बोल रहे हैं
तो ये लिटरेसी कोई बोल कैसे सकता है, किसी भी विषय पे बोलने के लिए वो लिटरेट होना तो जरूरी है। इलिटरेट बात करता है, लेकिन किसी विषय पे अपने बात को रखने के लिए उसमें लिटरेसी होना जरूरी है, लिटरेट पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तो ये तो हो गया लर्निंग लैंग्वेज, क्लियर है सबको। अब हम चल रहे हैं लर्निंग थ्रू लैंग्वेज। लर्निंग थ्रू लैंग्वेज में क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज है, थिंकिंग, लर्निंग एंड लैंग्वेज आर इंटर रिलेटेड। क्या क्या चीज इंटर रिलेटेड है, सोचना, सीखना और भाषा, तीनों एक साथ जुड़े हैं। क्यों, किंडरगार्टन से जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं, सबसे छोटी अवस्था में जब इस बच्चा होता है किंडरगार्टन स्टूडेंट, वो भी लैंग्वेज यूज करता है क्यों, और उनका भी लैंग्वेज का सेंस होता है और वो वर्ड में आता है। तो मतलब क्या है कि लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, लैंग्वेज के थ्रू सीख रहे हैं, तो यूज कर रहे हैं लैंग्वेज नए एक्सपीरियंस को बताने के लिए, है ना। और वो नॉलेज को क्या कर रहे हैं, प्रायर नॉलेज से जोड़ रहे हैं। इसको हम कहते हैं एंट्री बिहेवियर। मतलब बच्चे जो हैं कैसे सीख रहे हैं, लर्निंग थ्रू लैंग्वेज में सीख रहे हैं, ठीक है। तो वो एक बॉल देखा, साइकोलॉजी की थ्योरी है, जैसे हमने बताया भी था बिहेवियरिज्म में ना। तो कॉग्निटिव ये बिहेवियरिज्म का थ्योरी था कि पहले उसने बॉल देखा, सीख लिया, एक घर में बॉल देखा, फिर बाहर गया दुकान में बहुत सारा बॉल देखा, तो वो बॉल को रिलेट कर पा रहा है। तो इसको कहते हैं एंट्री बिहेवियर। एंट्री बिहेवियर का मतलब हुआ कि अपने प्रेजेंट ज्ञान को प्रीवियस नॉलेज से जोड़ रहा है। मतलब घर के बॉल से अभी प्रेजेंट दुकान के बॉल को जोड़ रहा है कि घर में वो बॉल था तो ये भी बॉल है, और उसको रिलेट करके वो बता रहा है इतने सारे बॉल, वो और ढेर सारा बॉल। तो वो बच्चा कैसे बोल रहा है, वो तो दुकान में पहली बार उतना सारा बॉल देख रहा है, लेकिन नहीं, वो घर में पहले बॉल देख चुका है। इसलिए वो इसका प्रायर नॉलेज बॉल का है, जिसको वो नए स्थिति में रिलेट करके उसको यूज कर रहा है। और कैसे यूज कर रहा है, कैसे बता रहा है, थ्रू लैंग्वेज। समझ में आया मैं क्या बोली? मतलब कि वो पहले के ज्ञान को नई परिस्थिति में जो चीजें देख रहा है उससे जोड़ रहा है। सो ये कह रहा है इसमें क्या होगा कि वो अपने एक्सपीरियंस से नॉलेज को बढ़ा रहा है और उसको लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा है। तो वो कनेक्शन जोड़ रहा है। दे मेक कनेक्शंस, एंटिसिपेट पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज भी वो एंटिसिपेट कर रहा है। जैसे क्या हुआ कि एक बच्चे को एक फर वाला डॉग, सही का रियल का डॉग गोद में दे दिया गया, उसने डर से पटक दिया। उसके बाद क्या हुआ कि वो रिलेट, जो भी फर का अगर उसको कोई खिलौना भी दिया जा रहा है तो वो उसको नहीं छू रहा है, क्योंकि उसका प्रायर डर जो था ना उससे वो रिलेट कर ले रहा है। तो सारा फर का खिलौना उसके लिए क्या हो रहा है, डरावना हो जा रहा है। तो रिफ्लेक्ट अपॉन, पहला हुआ कि वो एंटिसिपेट कर रहा है कि नहीं ये भी डॉग होगा, तो उससे वो डर रहा है। फिर रिफ्लेक्ट अपॉन आइडियाज। तो लैंग्वेज क्या करता है, स्टूडेंट को एक्टिव रोल प्ले करने के लिए इनेबल करता है। क्लासरूम से बाहर जब वो लैंग्वेज सीखकर बाहर जाता है, तो या विदेश जाता है या फिर दूसरी भाषा को जानता है। सपोज हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ स्टूडेंट है, अब उसको मुश्किल होती है कि इंग्लिश में, अभी भी आप लोग को दिक्कत होगी, मैं हिंदी में भी भेजूंगी, लेकिन अगर नहीं भेजी तो क्या आप इसको पढ़ेंगे ना, मेहनत करेंगे ना, और इसके थ्रू आप इसका वो लर्निंग थ्रू लैंग्वेज को जानने की कोशिश करेंगे। सो दैट इज ऑल लर्निंग थ्रू लैंग्वेज। कि हिंदी भाषा में नहीं उपलब्ध है तो इंग्लिश भाषा से हम कोशिश करेंगे, किसी की मदद लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि छात्र बोलता है, लिखता है, रिप्रेजेंट करता है और लिसन व्यू, ये सारे चीज हम दूसरे के व्यूज को सुनता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है कि किसी भी चीज को सुनकर जस्ट का तस एक्सेप्ट नहीं कर लेना है, बल्कि उसका व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब क्वेश्चन पूछना चाहिए, है ना। भूत होता है कोई कह दिया और मान लेंगे कि हम भूत होता है, नहीं, यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है।
भूत होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, कब किसने देखा, क्या प्रूफ है, ये सोच होना चाहिए। और क्रिएटिव थिंकिंग क्या है? कुछ नया करना, कुछ नया, बिल्कुल नया। मतलब क्रिएटिव थिंकिंग का ये आलम है कि आप जो चल रहे हैं लीक से हटकर कुछ नया सोचते हैं, दैट इज क्रिएटिविटी, क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग का जो क्वेश्चन आंसर होता है, इन्वेंट्री होता है। जब आप क्रिएटिविटी पे काम करते हो ना, तो वो इन्वेंट्री में ऐसे ऐसे एब्सर्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन होता है कि मान लीजिए आपके कॉलेज को पहिया लग जाए, अब आपको अपने इमेजिनेशन से आंसर देना है, तो जिसका सबसे एब्सर्ड आंसर होगा ना, वो सबसे क्रिएटिव माना जाता है। तो ये होती है क्रिएटिव थिंकिंग कि एकदम नया सोच। कोई बोलेगा कि मैं कॉलेज को अपने घर के बगल में रख लूंगा, तो अपने छत पर रख लूंगा, इस तरह का। और कोई कुछ ऐसा एब्सर्ड बोल दे जो कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, तो उसको ज्यादा नंबर मिलेगा। क्रिएटिविटी का क्वेश्चन का रैंकिंग होता है 1 2 3 4 5, तो 5 मार्क्स जिसको मिलेगा, जिसका सबसे एब्सर्ड आंसर होगा। एंड लर्निंग थ्रू लैंग्वेज अकर व्हेन द स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट, क्रिएट, एनालाइज एंड सिंथेसाइज। मतलब कि जब आप लैंग्वेज के थ्रू कैसे कोई भी चीज आप ले लिए किसी भाषा का, ठीक है, आप उसको एनालाइज करते हैं, एनालाइज करना मतलब छोटे छोटे पार्ट में बांटकर उसको स्टडी करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं एक एक पार्ट को। ठीक है, तो आप जब विश्लेषण करते हैं तो कैसे करते हैं? थ्रू लैंग्वेज, है ना। तो लर्निंग थ्रू लैंग्वेज एनालिसिस हुआ। फिर सिंथेसाइज करना, सिंथेसाइज मतलब पार्ट पार्ट में जो आपने डिस्कस किया फिर उसको एक जगह इकट्ठा करना, तो उसको कहते हैं हम सिंथेसाइज करना। तो आप सिंथेसाइज करते हैं, पहले तो क्रिएट किया, फिर एनालाइज किया, फिर सिंथेसाइज किया। सिंथेसाइज करने के लिए भी आपको लैंग्वेज चाहिए, और उसके बाद आप उसका इवेल्युएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो वो भी लैंग्वेज से होता है। तो आप जो भी सीखे उसको किससे आपने उसको एनालाइज किया, क्रिएट किया, लैंग्वेज के थ्रू। तो लैंग्वेज क्या करता है स्टूडेंट को? मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन क्या होता है? मेटाकॉग्निशन होता है कि enables them to reflect upon and control their own thinking. मेटाकॉग्निशन मतलब, कॉग्निशन मतलब होता है ज्ञान, और मेटाकॉग्निशन का मतलब है कि जब आप अपने सोच को, अपने ज्ञान को, अपने लर्निंग प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसे हम मेटाकॉग्निशन कहते हैं। ठीक है, कॉग्निशन हुआ कि आपने लर्न किया, और मेटाकॉग्निशन हुआ कि आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसको सुधार कर रहे हैं अपनी थिंकिंग को। तो इसका मतलब कि यू आर एबल टू एनालाइज योर फ्लॉज ऑल्सो, अपनी कमियों को भी आप समझ पा रहे हैं और उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो लर्निंग इन क्लासरूम इज accomplished थ्रू लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन क्लासरूम लैंग्वेज प्रैक्टिस हैज बीन स्कैफोल्डिंग। एक नया वर्ड आ गया, स्कैफोल्डिंग। इसका मतलब क्या होता है कि यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा टीचर और स्टूडेंट आपस में बात करते हैं, और बात करते हैं तो टीचर और स्टूडेंट घर की बातें नहीं करते हैं, दे आर नॉट फ्रेंड्स। सो वो नॉलेज एक्वायर करने की बात करते हैं। तो इससे क्या होता है, ये कैसे सीखते हैं? तो ये क्या है, जब बात करते हैं तो लैंग्वेज का प्रयोग हो रहा है, और लैंग्वेज का प्रयोग करके क्या हो रहा है, लर्निंग हो रही है। ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग वर्ड प्रोसेस थ्रू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर बाय बिल्डिंग ईच अदर्स इमीडिएटली प्रीवियस स्टेटमेंट। अब इसमें क्या है कि यही है स्कैफोल्डिंग में कि आपका प्रीवियस स्टेटमेंट जो है, आपने पहले जो कहा उससे आपके करंट नॉलेज को जोड़ना। तो मान लीजिए कि एक स्टेटमेंट किसी ने दिया, अब टीचर एक क्वेश्चन पूछता है, टीचर का है कि स्टूडेंट, अब टीचर क्वेश्चन पूछा, अब स्टूडेंट को उसका आंसर देना है, एलाबोरेट करना है। तो वो स्टूडेंट जब भी वो आंसर देगा या कुछ भी एलाबोरेट करेगा, एक्सप्लेन करेगा, तो वो क्या करेगा, लर्निंग थ्रू लैंग्वेज, वहां वो लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, तो जब वो स्टेटमेंट देता है, अब टीचर ने कुछ पूछा, वो स्टेटमेंट दिया जिसमें कि उसने बहुत ज्यादा सोचा हुआ और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, इसमें उसका सूझ दिखता है, इंसाइट दिखता है। तो टीचर क्या करेगा कि उससे संतुष्ट हुआ, लेकिन टीचर फिर क्या करेगा, उसको तो सिखाना है लैंग्वेज के थ्रू, तो फिर क्वेश्चन पूछेगा, फर्दर क्वेश्चन।
तो फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो बच्चा फिर उसको लर्निंग उसकी स्कैफोल्ड होगी, मतलब फिर वो दूसरा तुरंत इमीडिएट दूसरा आंसर देगा। तो इससे क्या होगा कि टीचर जो है स्टूडेंट को कहाँ हेल्प कर रहा है, एक्सप्लोर और अंडरस्टैंड द टॉपिक बियॉन्ड व्हाट दे आर एबल टू डू देयर ओन। अब बच्चे को अगर कोई टॉपिक दे दिया जाए और अपने से पढ़ने दिया जाए तो बच्चा उतना ही पढ़ के रख देगा, लेकिन टीचर यहाँ पर क्या हेल्प कर रहा है, स्कैफोल्डिंग में क्या है, एक चीज बताया तुरंत दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया गया, दूसरा क्वेश्चन बताया फिर तीसरा पूछ दिया। इससे क्या है कि बच्चा अपना माइंड का यूज करके और एक्सप्लोर कर रहा है। तो ये कैसे लर्न कर रहा है, ये सारी लर्निंग लैंग्वेज के थ्रू हो रही है। दूसरा लैंग्वेज सीखना भी अलग बात है, यहाँ पर क्लासरूम की टीचिंग को हम लैंग्वेज लर्निंग थ्रू लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, स्कैफोल्डिंग के द्वारा। उसमें क्या होता है कि टीचर, बच्चा कुछ बताता है, टीचर फिर उसको हेल्प करता है कि वो टीचर और उसका विस्तार से वर्णन करे। जब वो विस्तार से वर्णन करता है फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ देता है टीचर उससे रिलेटेड, मतलब बच्चे को कंटिन्यू कराते जाता है ताकि उसका लैंग्वेज के जरिए वो अपने को एक्सप्रेस करे, अपने नॉलेज को दिखाए। दूसरा है IRF। IRF इसका फुल फॉर्म है, ये भी एक तरीका है सिखाने का। इसमें I है टीचर का इनिशिएशन, मतलब टीचर के द्वारा शुरुआत किया गया। R है स्टूडेंट का रिस्पांस और F है टीचर का फीडबैक। मतलब क्या है कि क्लासरूम में जब लैंग्वेज का प्रैक्टिस कराना है या लर्निंग कराना है लैंग्वेज के थ्रू, तो टीचर सबसे पहले कुछ शुरुआत करेगा, कुछ बोलेगा, कुछ प्लॉट दे दिया। जैसे मैंने बताया ना कि क्लासरूम में रख दिया गया चश्मा, फल का टोकरी। अब उसमें क्या होगा, स्टूडेंट का रिस्पांस आया एकदम। अभी छोटे क्लास में ऐसा दे सकते, बड़े क्लास में और बड़ी चीजें रख सकते हैं और उस पर बच्चों के विचार आते हैं। विचार कैसे आते हैं, लैंग्वेज में, और उसके बाद टीचर उनको फीडबैक देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ IRF। तीसरा है शो एंड टेल। शो एंड टेल मतलब क्या है कि इसमें आपको नैरेटिव्स तैयार करना है। नैरेटिव्स मतलब कि कोई टॉपिक दिया गया, उसमें आपको सीक्वेंस बताना, इवेंट्स बताना है, इवेंट्स का सीक्वेंस का एक दूसरे से कोहेरेंस क्या है, फिर लैंग्वेज का परफॉर्मेंस। मतलब क्या है कि कोई भी चीज आपको, अगर कोई टॉपिक दिया नरेट करने के लिए, नरेटिव्स दिया गया कि आप उसका पूरा वर्णन करें, तो अगर सपोज आपको यही कहा जाए कि आप घर से कैसे आए और कॉलेज कैसे पहुंचे इस कर्फ्यू में या इस लॉकडाउन में, ये नैरेटिव्स आप लिखेंगे। तो नैरेटिव्स का सीक्वेंस, कोहेरेंस का सब आप अपने लैंग्वेज में जब प्रेजेंट करेंगे, तो ये क्या हुआ कि आप अपने नैरेटिव्स को कैसे तैयार कर रहे हैं, लैंग्वेज से। तो ये सारी चीजें आप सीख रहे हैं। क्या सीखे, नैरेटिव्स लिखना, और क्या हुआ, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना, किसी भी टीचर के द्वारा किए गए क्वेश्चन का रिस्पांस देना। तो ये सारी चीजें आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, सारा लैंग्वेज के थ्रू। जब आप दूसरी भाषा को सीखते हैं, दूसरी भाषा के बारे में सीखते हैं, तब उसका आपको अल्फाबेट सीखना होता है, उसका ग्रामर सीखना होता है, क्योंकि हर भाषा का अल्फाबेट अलग है, ग्रामर अलग है। आप किसी दूसरे ऑथर की बुक को पढ़ते हैं, फॉरेन राइटर की बुक्स पढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट के लिए, तो आपको क्या होता है, आप उसके लैंग्वेज को समझने के लिए फिर डिक्शनरी यूज करते हैं, या फिर आप उससे रिलेटेड नेट पे सर्च करते हैं। तो ये सारा चीज क्या है, आप लैंग्वेज के थ्रू सारा लर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई लर्निंग थ्रू लैंग्वेज, और एक था आपका लैंग्वेज लर्निंग। सो दैट्स ऑल फॉर लैंग्वेज लर्निंग लैंग्वेज एंड लर्निंग थ्रू लैंग्वेज। अब हम लोग नेक्स्ट में दूसरा यूनिट पढ़ेंगे, आपका पहला यूनिट खत्म हो गया। सो दैट्स ऑल।